सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी नागराज के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में और उसके अलावा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो ये पब्लिश्ड बुक है शीलभंग, इसके बारे में। तो सबसे पहले नागराज का छोटा सा इंट्रोडक्शन। नागराज 1986 में शुरू हुआ राजवंश का कैरेक्टर है और इस तरीके से प्रताप मलिक सर ने उनको बनाया था और ये एक क्लासिक नागराज कहलाता है। क्लासिक नागराज की शुरुआत नागराज की फर्स्ट कॉमिक से हुई थी जिसका नाम है नागराज ही था, जिसका एक बहुत ही शानदार हमको युगारंभ नाम से ये संग्रह संस्करण मिला था। तो ये एक पहला कॉमिक्स था जिससे नागराज की शुरुआत हुई थी और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने बहुत शानदार तरीके से इसके संग्रह संस्करणों को निकाला। यह है, देखिए, जगदीश पंकज जी का बनाया हुआ नागराज का कवर बहुत शानदार। इससे शुरुआत करी नागराज ने और इस कवर को फिर से बनाया श्री प्रताप मलिक जी ने इस तरीके से। तो ये दोनों ही कवर काफ़ी फेमस हुए, बहुत शानदार है, क्लासिक है और रिवर्स में चलते हैं। मतलब जो प्रताप मलिक जी का बनाया हुआ कवर नया लगता है लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है क्योंकि वो प्रताप मलिक जी ने ही बनाया था नागराज को शुरुआत में। वैसे डोगा में भी देखने को मिलता है कि मनोज जी के नए बनाए हुए कवर, ये ललित कुमार शर्मा जी ने उसी ओरिजिनल कवर को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। अनुपम सिन्हा जी ने अपने अंदाज में शुरुआत की 5 कॉमिक सेशंस को बनाया। तो ये काफ़ी वेल सेलिब्रेटेड नागराज का कॉमिक्स था। इससे शुरुआत करी नागराज ने 1986 में और 1995 के पास में उस नागराज की स्टोरीज़ एंड होने लगी, एक मोनोटोनी आने लगी और जो उनकी टीम थी राज कॉमिक्स की, जो संजय गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, उनको थोड़ा सा एक लगने लगा कि कुछ चेंज की ज़रूरत है। तो 95 में क्या हुआ, ये जो क्लासिक नागराज था यहाँ तक पहुँच गया था। ये एक लास्ट कॉमिक्स बोल सकते हैं क्लासिक नागराज की। ये प्रिंट है मनोज गुप्ता जी का, विसर्पी की शादी, और इसमें प्रताप मलिक सर का वो कला निर्देशन और चंदू जी का शायद आर्ट होगा इसमें, मिलिंद मिसाल मिठल कमले जी का। तो ये एक क्लासिक नागराज कॉमिक्स है। ये अंतिम कॉमिक्स थी क्लासिक नागराज और इसमें विसर्पी की शादी का कोई कंपटीशन होता है और नागराज की शादी विसर्पी होने वाली होती है, ऐसा होकर ये कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। इसमें एक ऐड आया था शाकुरा का चक्रव्यूह और ये ऐड श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था और यहीं से नागराज की पूरी स्टोरी बदल जाती है। ये है वो कॉमिक्स शाकुरा का चक्रव्यूह जो पहले प्रताप मलिक जी ने उसका कवर प्लान कर लिया था, बना लिया था, पर बाद में क्योंकि पूरी कॉमिक्स अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी तो उसका ये दूसरा कवर बनाया गया था अनुपम सिन्हा जी का। तो हिसाब से ये एक पुराना कवर है लेकिन क्योंकि अनुपम जी ने पूरी कॉमिक्स बनाई थी तो ये, हालांकि ये भी एक्चुअल नहीं है, ये रिप्रिंट है विद इफेक्ट्स। ये फ्लैट कलरिंग में आया था शाकुरा का चक्रव्यूह। तो ये 2 कवर हमारे पास हो गए। ये ओल्ड राज कॉमिक्स में 1918 का रिप्रिंट है, शायद 2018 का एक रिप्रिंट है क्योंकि इसमें शीलभंग का ऐड है, और ये एक नया 2021 का रिप्रिंट है जो जैसी ओरिजिनल कॉमिक्स आई थी वैसा। तो ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बताता हूँ। तो ये एक तरीके से विश्व रक्षक नागराज की पहली कॉमिक्स थी। पहले ऐसा कोई विभाजन नहीं था। नागराज 1986 से शुरुआत करी, डिफरेंट टाइप की उसकी कॉमिक्स आई। विसर्पी की शादी आई 1995 में और उसके बाद में नेक्स्ट को प्लान कर लिया गया शाकुरा चक्रव्यूह। नागराज की ज़िंदगी में एक मोड़ आया और उसकी बात अभी मैं इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा, शीलभंग पे फोकस करना है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि वो एक 5 या 6 कॉमिक्स की सीरीज़ था जिसको संपूर्ण खजाना नाम से एक 2012-13 में शायद एक कलेक्टर एडिशन भी आया था और बहुत ही शानदार कलेक्टर एडिशन था। तो वेल सेलिब्रेटेड मैं बोलता हूँ। इवन इसी से शुरुआत हुई थी राज कॉमिक्स के ब्लैक में बिकने की, या मैं बोलूँगा लाइमलाइट में आने की। ये शायद 12,000 रुपये का या 10,000 रुपये का बिका था। इसकी 2 कॉपी थी, एक भाई के पास में, एक 12,000 में बिकी थी, एक 10,000 में, पर वो ओरिजिनल थी। ये एक रिप्रिंट है, अगेन राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी तरफ से रिप्रिंट है। बहुत ही अच्छा रिप्रिंट है और काफ़ी चीज़ें इसमें खास है, काफ़ी अच्छा इसको बनाया गया। ठीक है, ये मैं इसको फिलहाल एक बार रख देता हूँ। तो ये 5 पार्ट की जो सीरीज़ थी इसमें 5 कॉमिक्स शामिल हैं, यहाँ उनके नाम आप पढ़ सकते हैं। शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाश और खजाना। इससे अनुपम सिन्हा जी ने थोड़ा सा नागराज की स्टोरी लाइन को चेंज करा। जो घुमक्कड़ जीवन नागराज बिताता था अलग अलग देशों में जाकर के अपराध का विनाश करने का, उसको फिर उन्होंने सेटल डाउन कर दिया महानगर में और इसका एक छद्म रूप या ऑल्टर ईगो बना दिया राज। जैसा स्पाइडरमैन पीटर पार्कर होता है, सुपरमैन क्लार्क कैंट होता है, वैसे नागराज और राज। और बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी। रीज़न क्या था, ये जब 1996 की बात हो रही है तो मैं 4th या 5th क्लास में था और वो एक ज़माना था जब मेरे पास में हमारे जो बुक्स आया करती थी ब्लैक एंड वाइट होती थी, चाहे साइंस की, जो सोशल साइंस की। वहाँ पे अब जो सोशल साइंस की बुक्स आती है ना, देख करके मतलब एक तरह से मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि काश ये वो टाइम मेरे टाइम पे होता तो मैं एक अलग ही इंसान होता। क्योंकि हमारे टाइम पे सोशल साइंस की बुक्स बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होती थी और सिर्फ रीडिंग करवा देते थे। तो हिस्ट्री वगैरह कभी मुझे, मतलब मैं कभी उसको पढ़ ही नहीं पाया कि जब तक कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता मैं नहीं पढ़ पाता था।
कभी बिल्कुल डिफरेंट बात होगी। तो उस ज़माने में ये चीज़ें जो है ना बड़ी आकर्षक लगती थी। ये चित्र है, ये कलर्स वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा लगा नागराज वाला। और नागराज एस्टैब्लिश हो गया महानगर में, उसकी बहुत सारी स्टोरीज आई। तो 1996 से लेकर के आज तक आ ही रही हैं, पर मैं इसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ दूँ यदि, तो 2012-13 तक तो आई है ना। 2007-8 में एक और सीरीज आई जिसकी बात के बिना विश्वरक्षक नागराज की बात शायद अधूरी रह जाए। वो मैं ज़रूर करूँगा, चाहे उसका रेलेवेंस हो चाहे ना हो। और वो सीरीज है नागायण। और नागायण के बहुत सारे संग्रह संस्करण आ चुके हैं, मैं इनके काफ़ी बातें कर चुका हूँ। ये संजय गुप्ता जी की तरफ से संपूर्ण नागराज का डाइजेस्ट है बिग साइज़ में। और अगेन ये ओरिजिनल संपूर्ण नागायण का राजकॉमिक्स की तरफ से एक संग्रह संस्करण है। और जब राजकॉमिक्स एक था, यह 2018 का शायद 990 मतलब 1000 रुपये तक का एक गोल्ड ग्लेडेड, मतलब तब नागायण को एक्सपेक्ट कर सकते थे। पुराने जो राजकॉमिक्स थे उसमें इतनी महंगी कॉमिक्स को एक्सपेक्ट करना मुश्किल था, तो ये हुआ, ठीक है। तो नागायण भी एक सीरीज आई, तो फ्यूचरिस्टिक नागराज दिखाया गया, लेकिन तब तक भी कोई विभाजन नहीं था। जब कहने की बातें आज जो भी हम कहते हैं एक्चुअली वही है, वही नागराज था। 1996 में उसकी जीवन में कुछ मोड़ आए और 2007 में नागायण बनाई गई, जो कि 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, ठीक है। नागराज चल रहा था, वो भी विश्वरक्षक नागराज ही था। अब क्या हुआ, 2013 में एक चीज़ बदली। संजय गुप्ता जी ने जो शुरुआत से नागराज की बात करी थी, आई एम सॉरी वो एक्चुअली चीज़ 2007 में बदल गई थी। आतंक आता नागराज को लाया गया, तो वो जो पुराना नागराज 1996 में मिस हो गया था, और संजय गुप्ता जी को फैंस वगैरह फीडबैक मिलना शुरू हो गया। इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने लगा, फोरम्स हैं, ऑरकुट है, फेसबुक है। तो संजय जी और तक ये बात पहुंची कि लोग ना उस नागराज को मिस कर रहे हैं, क्लासिक वाले नागराज को, युगारंभ वाले नागराज को, जो 1986 से 1996 तक चला था, 10 साल तक चला था। तो उन्होंने क्या करा कि पैरेलल सीरीज चला दी आतंक खाता नागराज। उसका फिलहाल मैंने कुछ रखा नहीं यहाँ पे। 2007 में वो शुरू हो गया। 2007 में 2 चीज़ चल रही थी, एक तो नागायण वाला नागराज की स्टोरीज, और उस चक्कर में विश्वरक्षक नागराज है ना कि जो अभी अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज है, वो उसकी स्टोरीज रुक गई थी। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ललित कुमार शर्मा जी जिन्होंने इसका कवर बनाया, उन्होंने आतंक करता जो सीरीज बनानी शुरू कर दी। फिर हेमंत कुमार जी ने उसे संभाला। तो 2007 में अब 2 नागराज तो कहाँ से हो सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टोरी बनाई कि पैरेलल टाइमलाइन है, और टाइमलाइन सेम इसी दुनिया का है, लेकिन टाइमलाइन बदल गई और ऐसा कुछ है, और वो काम शुरू हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो ये 12-13 की सीरीज़ है, हालांकि 2010 से इस पर काम शुरू हो गया था, पर ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। तो नरक नाशक नागराज एक और नागराज सामने आया, बिल्कुल ही अलग, डिफरेंट यूनिवर्स का नागराज, डिफरेंट आयाम का नागराज, और बहुत बहुत फेमस हुआ। संजय गुप्ता जी का भी फेवरेट है, अभी भी उसकी नागरंथ सीरीज चल रही है। और ये जो है उसकी उत्पत्ति श्रृंखला बहुत पसंद की गई है, 4 पार्ट की है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं, इसके तो मैं क्या बात करूँ, कितने कलेक्टेड एडिशन आए हैं, क्या ये है वो। नरक नाशक नागराज बहुत पसंद किया जा रहा है, अभी मुझे भी पसंद है काफ़ी। तो एक नया आयाम आ गया। अब इसके बाद संभालना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने ये बातें कर ली। 2013 के बाद में बातें क्लियर हो गई कि भाई एक तो है नरक नाशक नागराज, ये 13 वाला बता रहा हूँ, हालांकि 13 से पहले शुरू हो गई थी स्टोरीज, पर बेस्ट मुझे ये लगा उत्पत्ति श्रृंखला, ठीक है। तो एक तो नरक नाशक नागराज है, दूसरा अब वो बोले दूसरा वो आतंक करता नागराज है 2007 में जिसकी शुरुआत हुई थी पैरेलल। और शुरुआत कॉमिक्स बनने की 2007 में हुई थी। स्टोरी उन्होंने ऐसे बनाई कि जब 1996 में अनुपम सिन्हा जी ने खजाना सीरीज़ लिखी या बनाई, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब उस दौरान नागराज से 2 टुकड़े हो चुके थे। एक तो वैसा वैसे ही रहा जैसे वो विश्व आतंकवाद का नाश करता था, दूसरा जो हमारा ये विश्वरक्षक नागराज महानगर सेटल हो गया, ये एक। और तीसरा जो है ये वाला नरक नाशक जो अलग आयाम का था, यहाँ तक चल रहा था। और फिर कॉमिक्स आई, सब कुछ हुआ। 2018 में शीलभंग का ऐड हमको शाकुरा चक्रव्यूह या जितने भी रेफरेंस थे सब में देखने को मिला, हमें भी वेट था। पहली बार हमको दाढ़ी वाला नागराज देखने को मिला था, ठीक है। शीलभंग इसका नाम रखा गया, ये देखिए था। अब क्या हुआ, लेकिन कॉमिक्स आई नहीं, 2022 तक नहीं आई। मतलब पहले तो 18, 19, 20 तक अटक गई। उसके बाद में 20 में थोड़ा सा विवाद हुआ और राजकॉमिक्स अलग हो गया। राजकॉमिक्स में संजय गुप्ता, राजकॉमिक्स में मनोज गुप्ता, और उसके बाद में अब राजकॉमिक्स में मनीष गुप्ता। 21-22 में नहीं आई, 23 में सीधा मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस करा और वो ले आए शीलभंग कॉमिक्स। ये काम उन्होंने पहली बार नहीं करा, ये काम कई बार कर चुके हैं। शक्ति और सीरीज भी वो लाए, सर्वनायक के अटके हुए पार्ट्स लाए। उसके बाद डेफिनेटली संजय गुप्ता जी भी लाए, नॉर्मल साइज में भी लाए, बिग साइज में भी लाए, लेकिन मनोज गुप्ता जी ने शुरुआत करी और वो लेके आए। तो इसकी पेंसिलिंग कर चुके थे अनुपम सिन्हा जी, कुछ पेजों की इंकिंग हो चुकी थी और कुछ पेजों की इंकिंग बाकी थी, वो लेके आए। अब इसको पढ़ने के बाद मुझे पता लगा, इसके बारे में जो लिखा है मनोज गुप्ता जी ने, मुझे पता लगा कि सच में इनका उस नागराज को ख़त्म करने का प्लान था। क्योंकि अब जो मैं नरक नाशक नागराज का प्रोग्रेशन देख रहा हूँ, नाग पर्व या जो आदि पर्व, आरण्यक पर्व वगैरह में, तो ऐसा लग रहा है कि संजय गुप्ता जी पूरा फोकस कर रहे थे नरक नाशक नागराज पे। वो नरक नाशक नागराज में अपने पुराने अरमान पूरे कर रहे थे कि वो जो पहले वाले नागराज में जो कमियाँ रह गई थी, जो चेंजेस आ गए थे, कुछ लोग अनुपम सिन्हा जी वाले उस चेंजेस को पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरीके से उसको लिखा कि अगर
रीराइट करना पड़े, कुछ अपने जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको छोड़ करके कुछ और सोचना पड़े तो क्या किया जाए, तो उन्होंने वो करा। पूरा फोकस नागराज पे था। और इस कॉमिक्स के बारे में पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि इसमें नागराज, विश्व नागराज को एंड करने का प्लान था। मतलब जो शुरुआत 1986 से में करी थी उसको 2018 में ख़त्म ही करने का प्लान था। बिल्कुल, यानी कम से कम 20 साल का जो सफ़र था उसको ख़त्म करने का प्लान था, क्योंकि जो उनके हिसाब से कि नागराज की कहानियाँ काफ़ी जटिल हो रही थी या जो भी था, मतलब एक अलग ही नागराज है, इसको भी कुछ भी नाम देते हैं, विश्व नागराज देते हैं, नरक नागराज देते हैं, आतंककर्ता नागराज देते हैं। मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज। अनुपम सिन्हा जी जो कि सुपर काउंटर ध्रुव के भी क्रिएटर हैं, 1987 से सुपर काउंटर ध्रुव ने शुरुआत करी। और क्योंकि 1996 से अनुपम सिन्हा जी नागराज को बना रहे थे, ध्रुव को बना रहे थे, तो दोनों की कहानियाँ, दोनों की स्टाइल, दोनों का सब मिलने लगा। मतलब आप पहले देखेंगे तो नागराज काफ़ी उग्र होता था, काफ़ी स्टाइल में रहता था, कुछ बड़बोलापन भी था नागराज की कहानियों में, जो कि कई लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन धीरे धीरे ध्रुव से उनकी स्टाइल मैच करने लगी, क्योंकि राइटर और आर्टिस्ट सेम थे। जैसे किसी की जान न लेना, बहुत ही सौम्यता में रहना, शालीनता का प्रदर्शन करना, और धीरे धीरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली इमेज आ गई कि कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम, और वहीं से नागायण का बीज पड़ा। मतलब ये जो संपूर्ण नागायण लिखी गई है और भगवान श्री राम की स्टोरीज से प्रभावित है। श्री राम जी की, देखो मैंने वापस टेंडीज भी लगा रखे हैं, तो भगवान श्री राम से प्रभावित है रामायण से नागायण। और इसका जो डाइजेस्ट था उसी से इंस्पायर होकर के संजय गुप्ता जी ने देखिए ये 6-in-1 डाइजेस्ट निकाला। मैंने आपको संपूर्ण खजाना दिखाया था मनोज गुप्ता जी वाला। हालांकि ये वीडियो शीलबंग का है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हो गया, मैंने घटा देता हूँ मैं। तो ये 5 कॉमिक्स का था जो असली में होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था वैसा कलेक्टेड एडिशन है। और रिप्रिंट एक तरीके से काफ़ी सुंदर आर्ट बनाया अनुपम जी ने। संजय गुप्ता जी ने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके उसमें 20 रुपये की शादी को भी शामिलित कर लिया है। तो इस वजह से इसके अंदर आपको क्लासिक नागराज की लास्ट कॉमिक्स 20 रुपये की शादी और विश्व रक्षक की पहली कॉमिक्स शाकुराव चक्रवर्ती में देखने को मिलती है, एक ये चीज़। और ये सब कुछ भाई की वीडियो से मुझे आइडिया आया था, मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने, हालांकि मैं अभी वीडियो बना नहीं पाऊंगा वाला संग्रह था, तो ये चीज़ें इसमें हुई। और ये एक्स्ट्रा कवर वगैरह भी हमको अभी मनोज जी की टीम ने दिए, और संजय जी ने सिंपली 6 कॉमिक्स बाइंड करके हमको दे दी। थोड़ा सा ये गोल्ड सा इसमें कर दिया। हालांकि इसके संग्रह संस्करण में काफ़ी कुछ उन्होंने करा है, कुछ पेजेज वगैरह ऐड भी करें, उसके बाद करेंगे। अब सीधा आ जाता है शीलबंग में। तो मनोज गुप्ता जी के हिसाब से ये विश्व रक्षक नागराज का अंतिम कॉमिक्स होने वाला था। और जो भी राज कॉमिक्स के मूव रहे हैं, जो उनका इंटेंशन रहे, जो उनके लाइक एंड डिसलाइक रहे हैं, उससे मुझे लग भी रहा था, जिस संजय गुप्ता जी वगैरह का जो बिहेवियर था, उससे मुझे ये भी लगा कि हाँ ये बात सच भी हो सकती है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे लगा ऐसा सच में हुआ होगा। अब बात करते हैं शीलबंग की। तो मनोज गुप्ता जी ने जैसा उसका अंदाज़ होता है वो लेके आए, बट उन्होंने, क्योंकि वो आर्टिस्टिक या क्रिएटिव टीम पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते, मार्केटिंग वगैरह पे, कॉमिक्स को संभालना कैसे, इस पे मनोज गुप्ता की तारीफ़ करनी पड़ेगी। चाहे तोसी हो, नागराज हो, ध्रुव हो, डोगा, वो सबका कलेक्शन जैसे जिस स्पीड से और जिस क्वालिटी में पूरा करवाए, काबिल तारीफ़ है। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने पहले ऐड बना रखा था शीलबंग का, मैंने आपको बताया, और काफ़ी अच्छा ऐड था। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि हमारे पास लाना था, तो ये भी एक कला होती है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने काम को निकालना। तो उन्होंने भाई साहब इस ऐड को ही इसका कवर बना दिया, अच्छे से इसको बनाया। देखिए पेपर बैग में स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया, 48 पेज की स्टोरी है। और ये जो विवाद हुए ना, देखो हर चीज़ में ना एक अच्छाई एक बुराई छुपी होती है। आप एक जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़, उनकी जीवन की कहानी आप सुनोगे। कोई बोलेगा यार मैं 10 रुपये लेकर के मुंबई आया था, कोई बोले मैं वहाँ पे मैं गाड़ी हुई कहाँ साफ़ करता था, कोई बोला मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली आपको बताएंगे कि उससे क्या क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ निकली, उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। जैसे कोई बोलता है कि मेरी नौकरी उसमें रहेगी, अगर मैं उसमें नौकरी कर लेता तो आज मैं वो नौकरी कर रहा होता, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं बन पाता। तो सेम ऐसे ही अगर ये 2018 में आ चुकी होती तो ये रेगुलर साइज़ में आती, इसमें 1% भी मुझे डाउट नहीं है, चाहे ये हो चाहे शक्ति रूपा हो। इस वजह से चलो अच्छा है कि हमें थोड़ा बिग साइज़ में मिली, एक प्लस पॉइंट, स्पोर्ट यू वगैरह का यूज़ मिला, और इस प्रकार की नोवेल्टीज़ देखने को मिली। हालांकि साइज़ बहुत छोटा रखा मनोज जी इस मामले में थोड़ी सी, हालांकि सबसे रेस्पेक्टेबल मतलब वो है, इज़ ए रेस्पेक्टेबल पर्सन। कभी भी मेरे को उल जलूल उनके वक्तव्य वगैरह दिखाई नहीं देते, बहुत ही सौम्य उनका अंदाज रहता है। मनोज जी हों, गुप्ता जी हों, चाहे उनके जो उनके सुपुत्र हैं आयुष गुप्ता जी, पता नहीं मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा है, उनको जब मैं देखता हूँ उनके फोटोग्राफ्स वगैरह या उनके कोई भी वीडियोज़ वगैरह, तो बहुत ही मेरे को सौम्य अंदाज मिलता है दोनों का। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा अपना व्यक्तिगत राय हो, लेकिन सच में मुझे उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी पसंद है। सोशल मीडिया पे भी चाहे वो बोलते हैं, जैसा वो काम करते हैं, छोटी मोटी देखो अनबन तो हर्जा होती है, लेकिन उनका बिहेवियर मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, जिस तरीके से वो रेस्पॉन्ड करते हैं कभी भी करते हैं। तो ये नोवेल्टीज़ हमको मिलती है। MDF का मैग्नेट स्टिकर काफ़ी छोटा है पर फिर भी अच्छा है, और ये अगेन उसी आर्ट को यूज़ करते हुए, तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़, ये भी एक कला है, और ये मनोज गुप्ता जी से बखूबी सीखी जा सकती है।
तो ये पूरा एक कॉम्बो उन्होंने दिया, 2 कॉमिक्स का पैक, कॉम्बो के साथ में एक पेपर स्टिकर, मैग्नेट स्टिकर, और आपको जो है साथ में एक थोड़ा सा 50 रुपये कम कर दिए। तो ये कॉम्बो एक अच्छा आकर्षक कॉम्बो मिल जाता है। और रेगुलर जो मैग्नेट स्टिकर आता है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इस प्रकार का रहेगा, तो आपको साइज़ का भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का ये स्टिकर है। आप अगर इसी में कोई आर्ट होता तो वो काट करके ऐसा बनता, चिपक भी गया, क्योंकि मैग्नेट दोनों में लगी हुई है इस वजह से, ठीक है। ये इस तरीके का मैग्नेट स्टिकर बन जाता है, ठीक है। अब बात करें शीलभंग की। और हाँ, इन्होंने पेपर बैग में सब कुछ दे दिया, जैसे कि हमारे संजय गुप्ता जी तो पूरी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। जैसे उन्होंने संपूर्ण खजाने में कुछ भी नहीं दिया, 6 कॉमिक्स बाइंड करी, उनके 6 के कवर डाले और ये डाइस बना के इसमें गोल्ड वाला कर दिया। और इसके संग्रह संस्करण में काफ़ी कुछ दिया है, पीछे एक्स्ट्रा पेज दिए हैं, कुछ बोनस पेज दिए हैं, जैकेट कवर्स दिए हैं, स्लिप केस कवर दिया है। लेकिन मनोज गुप्ता जी ने कोई भी इसमें भेदभाव ना करते हुए, ये देखिए पीछे का भी बहुत सुंदर कवर है, तो उन्होंने ये कुछ इंक गैलरीज वगैरह दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पेंसिलिंग शीलीभंग के ऐड की, या कवर मान सकते हैं आप इसको, इंकिंग, फ्लैट कलरिंग देन विद इफेक्ट करनी, सब कुछ दे दिया उन्होंने। आपको वैसा ही फील मिलेगा ऐसे कलेक्टर में। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ी सस्ती कॉमिक्स चाहिए, ये 250 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, 249 इसकी प्राइस मुझे चेक करनी पड़ेगी, 400 रुपये रखी गई है। तो इन दोनों में 150 रुपये का अंतर है। और 150 रुपये में आप ये मत समझना कि आपको इसमें नोल्टीज वगैरह मिल जाएगी, नोल्टी सिर्फ कॉम्बो के साथ में। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनमें 150 रुपये का अंतर है। तो आई थिंक पेपर बैग बेस्ट रहेगा। 150 में आपको यहाँ पे सिर्फ गत्ता मिलता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं, मैंने कॉम्बो लिया तो मुझे नोल्टीज वगैरह सब कुछ मिली है, और 50 रुपये कम भी हुए, तो मुझे शायद इसमें, आप इसको अगर 150 को मानेंगे तो ये मेरे लिए 300-350 का रहेगा। उस हिसाब से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बुक मार्क आपको मिल जाता है, शीलभंग के फ्रंट का और बैक कवर का काफ़ी अच्छी क्वालिटी बुक मार्क है। तो इसमें स्पोर्ट टीवी का यूज़ आपको संग्राहक संस्करण नहीं मिलेगा, पूरा मैट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको भर भर के यूज़ मिलेगा। शीलभंग का ये लोगो है, मनोज गुप्ता जी का लोगो है, सारा कुछ आपको मिलेगा। पीछे देखिए, पीछे की जो स्पोर्ट टीवी थोड़े अलग है, जो हमको इस नागायण में या संपूर्ण खजाना में देखने को मिलती है। जो बाउंड्री आप करते हो अलग से, वो काम आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा, इस बाउंड्री के अलावा जो लिखा हुआ शीलभंग पूरा स्पोर्ट टीवी में है, तो अलग ही एक बहुत खूबसूरत एहसास देता है। इसका पेपर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बिग साइज़ में है। अब इसके शुरुआत के जो 4 पेज थे वो फेसबुक पे काफ़ी शेयर हुए थे जब राजकुमारी सीख थी। तो ये तो संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी में एक ही रहेंगे। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, सेम यही कॉमिक्स संजय गुप्ता जी ने रिलीज़ किए, जिससे उनका अंदाज होता है। उन्होंने फ्रंट कवर चेंज करवाया है दिलदीप सिंह जी से, अर्ध सत्य नाम से। इस फर्स्ट पार्ट को 3 पार्ट की सीरीज है। फर्स्ट पार्ट है शीलभंग, सेकेंड पार्ट है क्या बोलते हैं उसको, सेतुबंध, जिसका भी बहुत आकर्षक कवर आया। आई होप कि उसका एक पोस्टर आए। और थर्ड पार्ट कुछ और होने वाला है। तो संजय गुप्ता जी ने इसका नाम रखा है अर्ध सत्य। और जैसे कि परंपरा रही है राज कॉमिक्स की, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि राज कॉमिक्स जो ओल्ड वाला था, वो फीलिंग मुझे हमेशा मनोज गुप्ता जी मिलती है। तो पहली कॉमिक्स, जैसे शक्ति और की पहली कॉमिक्स हुई थी, तो पहली कॉमिक्स का नाम रखा गया है एच डी शीलभंग, सीरीज़ का नाम भी शीलभंग। और ये 4 पेज जो है विनोद कुमार जी ने इंक करे थे, और बहुत ही आकर्षक सुंदर है ये कवर। ये हमको फेसबुक पे काफ़ी देखने को मिले थे, पेंसिल वर्जन भी, इंकड वर्जन भी, कलर वर्जन। अब शुरू होती है शीलभंग। तो शीलभंग 48 पेजेस की है। आपको इंक गैलरी वगैरह लास्ट में मिलती है। तो 3 पेज उसमें कंज्यूम होते हैं और यहाँ पे क्रेडिट में 2 पेज कंज्यूम होते हैं। 5 पेज तो इसमें कम कर लीजिए आप, तो 43 पेज की आपको स्टोरी मिलेगी। और ये 2 पेज का अगर प्रस्तावना कर दे तो उस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पर 45 पेज की स्टोरी आराम से, 43 पेज की स्टोरी इसमें 40 मान लीजिए। और 250 इसका प्राइस है। जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की जब शुरुआत हुई थी 2021 में, और पहला उन्होंने नागराज का जो नया कॉमिक्स निकाला था, या मैं अगर आज़ादी की ज्वाला को जाने दूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि पहला जो कॉमिक्स निकाला था वो था सर्प सत्र। और सर्प सत्र इस साइज़ में आया था फर्स्ट टाइम, और इसको सर्प सत्र साइज़ ही बोला गया था शुरुआत में, कि ये जो साइज़ है वो सर्प सत्र साइज़ है। वो निकालना चाह रहा था, कोई बात नहीं, जब वीडियो को चलो इतना नहीं खींचेंगे। एक्चुअली सर्प सत्र जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो उस साइज़ में आया है, सर्प सत्र साइज में आया है, ठीक है। और सर्प सत्र की जो कहानी थी उसमें ऐसा कुछ किया गया था कि विश्वशक्त नागराज था, हमको ड्रैगन किंग 2014 में विश्वशक्त नागराज आया था, उसके बाद पहली बार देखने को मिला था विश्वशक्त नागराज, और उसमें तोसी को ब्लेंड किया गया था। अब इसकी जो स्टोरी है, चलो मैं इसकी बात करके फिर इसको निकालने की ट्राई करूँगा, फिर वरना वीडियो बिगड़ेगा। तो ये स्टोरी इस तरह की शुरुआत होती है। इसमें ना मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इन 4 पेज में विनोद कुमार जी की इंकिंग, सबसे जो निगेटिव माइनस पॉइंट जो आता है ना मनोज गुप्ता जी का, वो ये आता है इंकिंग। इसकी जो इंकिंग की है वो की है विनोद कुमार जी ने, प्रेम गुणावत जी ने और रितिन सरोहा ने। तो ये तो भाई साहब बिल्कुल विनोद कुमार जी की इंकिंग है, मेरे फेवरेट इंकर बेस्ट है। आगे की जो इंकिंग है ना उसमें मुझे कहीं विनोद कुमार जी की इंकिंग मिली नहीं, या फिर मैंने इसको नोटिस नहीं करा, ठीक है। हो सकता है बहुत रेयरली किसी पेज में इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग हो।
और वो जो इंकिंग है वो मुझे लग रहा है ऐसा कि ये एक पेज है जो विनोद कुमार जी ने किया होगा, बस एक ही पेज बस। और दूसरी मे बी ये कुछ पैनल्स बस, ये भी नहीं हो सकता, ये भी मे बी विनोद वाली स्थिति है। विनोद कुमार जी की इंकिंग इन 3-4 पेज में ही है, मतलब शेर वाला जो सीन है वो विनोद कुमार जी ने किया है। और अब प्रेम गुणाव जी ने कौन सा करा है वो तो मुझे पता नहीं। ये जो सीन है सारे के सारे, मतलब इस पूरी कॉमिक्स में विनोद कुमार जी की इंकिंग बहुत रेयर मिलेगी। एक शायद ये पेज भी, शायद ये पेज विनोद कुमार जी ने किया है। तो जो विनोद कुमार जी की इंकिंग है वो तो हमको मिल ही गई है, यहाँ मिल गई है। देखो ये सीन भी विनोद कुमार जी वाला है, और शेर वाला सीन जो है वो भी विनोद कुमार जी की इंकिंग वाला है। तो उन्हीं को इन्होंने बेस्ट जो आर्ट था वो तो विनोद कुमार जी वाला निकलेगा। हालांकि ये जो फ्रंट कवर का आर्ट है वो जगदीश कुमार जी ने किया है, वो जो ऐड था वो जगदीश कुमार जी ने किया था। तो हमको जो नोवेल्टीज़ मिलती है वो बेस्ट आर्ट वाली मिलती है जगदीश कुमार। तो फ्रंट कवर मान लो जगदीश कुमार जी ने किया है, बैक ये जो सीन है ये विनोद कुमार जी ने किया है। बस यही सीन इसमें अच्छे लगे मुझे, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी ना इंकिंग सब बिगाड़ देता है। और मैं चाहे इतिकांड हो या कोई अनुपम सिन्हा जी कॉमिक्स का जो भी, मैं उसमें कहता हूँ कि जो आर्ट मुझे पसंद नहीं है उसका रीज़न अनुपम सिन्हा जी कभी भी नहीं होते, उसकी कारण होता है इंकर। और ये प्रॉब्लम मतलब आदिकाल से रही है राज कॉमिक्स में, चेंज नहीं किया जा सकता। बस यही एक चीज़ है जो संजय गुप्ता जी को शायद चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे पास तो आई नहीं, पर मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं उसके। तो आप ये समझते हैं ना कि यार संजय गुप्ता जी की में देखिए ये वाला फेस ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे अच्छा काम किया गया है, यहाँ पर डिटेलिंग कम ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता कि वो पेंसिलर दोनों पब्लिकेशन के अलग अलग पेंसिलिंग करता है, वो इंकर का काम होता है। इसमें कुछ पैनल बहुत अच्छे हैं, जैसे ये एक पैनल है, तो ये राज कॉमिक्स से सुपर हीरोज़ जो 4 सुपर हीरोज़ हैं, नागराज, हुडोगा, परमाणु वगैरह, तो उनके कुछ एक स्नैपशॉट दिखा था जो काफ़ी आकर्षक लगते हैं। ये हम जो नॉस्टैल्जिया वाले जानते हैं इस चीज़ को, सेम ऐसा ही एक पैनल सर्प 17 में भी शेयर किया गया था। और नागराज सर, वो जो विश्व नागराज था उसका कोई बैग था कुछ, वो शेयर किया गया था। और उसमें भी बहुत सारे विलेंस वगैरह दिखाए गए थे। मैं चलो सर्प निकल जाती ना तो बहुत अच्छा हो जाता कॉमिक्स, ये डिस्कशन बहुत अच्छा हो सकता था। ये आ गई मिल गई। ये देखिए सर्प 17 2021 में पहली कॉमिक्स आई विश्व नागराज की, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और ये साइज़ ही बहुत फेमस हुआ। इवन संजय गुप्ता जी की टीम भी यही वर्ड यूज़ करती है कि ये सर्प 17 वाला साइज। इन्होंने स्पाइन शील भंग की मनोज गुप्ता जी ने यहाँ पे ब्लू क्यों रखी? ये पैटर्न तो हम उसमें देखते हैं सुपर कॉर्नर रूम में, ये पैटर्न होता है नागराज में। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो उन्होंने रखा। और इन दोनों की स्टोरीज़ या अगर आप इनको देखोगे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत कुछ मिलता है। इवन जो इनकी प्लानिंग थी पहले, मनोज गुप्ता जी यहाँ पर अपना भी राजपृष्ठ शेयर करते हैं, यहाँ देखिए। तो वो शेयर हमसे करते हैं कि ये इस सीरीज़ में विश्व को एंड ही करना था। उनको लगा था कि बहुत हो गया विश्व। 1986 जो खजाना से शुरुआत हुई थी वो उनको शील भंग पे एंड करना था, और लग भी रहा था ऐसा। और उसके बाद सिर्फ नरकनाशक की आतंककर्ता की कॉमिक्स आती है। देखिए इससे जो शुरुआत हुई थी 1986 में, उसको शील भंग पे एंड करने की प्लानिंग थी। लेकिन 2021 में उन्होंने सर्प 17 शुरू कर दी। और जब इनकी स्टोरी मैंने पढ़ी ना, आपको एक जैसा फील आएगा। आप सर्प 17 की जब शुरुआत हुई थी तो आपको लगेगा कि यार नागराज नहीं है, और जो भी आपको नागराज दिखता है वो बैक स्टोरीज में दिखता है। और स्नैक आई के जो मेंबर्स हैं, नागू हैं, सोडांगी वगैरह हैं, जो स्नैक आई के मेंबर्स हैं, वो कुछ संभाल रहे हैं। इसमें भी सेम वही फील आएगा कि नागराज नहीं है और स्नैक आई के मेंबर वगैरह संभाल रहे हैं, और नागराज जो भी मिलेगा बैक स्टोरी मिलेगा। मतलब ये दोनों कई मामलों में एक जैसी हैं कॉमिक शीलभंग सर्प 17। और इन्होंने ये जिक्र भी किया कि जब शीलभंग सीरीज़ खत्म हो गई तो वो सर्प 17 से कनेक्ट हो जाएगी। मतलब शीलभंग सर्प 17 का प्रिक्वल बनेगा, और लग भी रहा है वैसा। तो एक अच्छी वाइब ये आ रही है जो इनके अनुसार। अगर मैं बताऊँ कि देखिए इसमें लिखा राज कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं विश्वेश्वर नागराज के जीवन के अंतिम श्रृंखला, लेकिन बाद में एक ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रखा था। तो तब तो मुझे साफ पता लगा था कि ऐसे ही कर रहे होंगे वो, तो फिर चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, अगर ये सच बोल रहे हैं, मतलब कह नहीं सकते क्या उनके में इंटेंशन रही होगी कि ये अंतिम कॉमिक्स होने वाली थी। तो थैंक गॉड कि ये विभाजन हुआ, ये सीरीज़ अटकी। मतलब सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर सीरीज़ अटकी तो हमको ये अलग अलग प्रकाशन देखने को मिले। सीरीज़ अटकी तो अब ये बिग साइज में देखने को मिली, सीरीज़ अटकी तो नोवेल्टीज़ देखने को मिली, और अब ये कंटिन्यूशन में भी है। क्योंकि विश्वेश्वर नागराज मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा जो खुद का भी एक टाइम रहा है 1996 से मैंने पढ़ाई करी, तो मतलब मेरे को तो वही विश्वेश्वर नागराज अच्छा लगता है। तो ये दोनों ना काफ़ी फ्लेवर सेम, अगर आप अपने दोनों पढ़िए तो इनके फ्लेवर आपको कई मामलों में सेम मिलेंगे। दोनों कॉमिक्स एक जैसी हैं। दोनों कॉमिक्स में कुछ सवाल उठा दिए गए हैं, उनके जवाब मिलना आगे धीरे धीरे करके मिलेंगे। डेफिनेटली सर्प 17 एक बड़ी सीरीज़ है, शीलभंग थोड़ी छोटी सीरीज़ है। 48 पेज की 3 कॉमिक्स आएंगी। तो इसके अंदर नागराज का ये रूप दिखाया गया। स्नैपशॉट इतना सा है, इसका समरी इतनी सी है कि एक छोटी बच्ची होती है, वो वेदाचार्य धाम के बाहर को छोड़ के जाता है और नागराज उसको बचाता है।
और उसके बाद जो है उसके कनेक्शन बन जाता है और थोड़ा बहुत जो हम पेरेंट्स हैं उनके जीवन का टेस्ट नागराज को मिलता है। और इस सीन है ना, मैंने देखा हुआ है ये बरसात, एक छोटा बच्चा घर के बाहर है, बरसात आ रही है और बूंदें उसको आहत कर रही हैं। ये सेम टू सेम सीन जब मैंने किसी फेसबुक वगैरह पे देखा था मुझे तुरंत याद आ गई थी। संजीव कुमार की एक कॉमिक्स थी, नहीं कॉमिक्स उसकी फ़िल्म थी, इसका नाम क्या था याद नहीं आता, कुछ प्रयास करते रहो कुछ तो उसका था। संजीव कुमार जो थे उनकी एक थी, मतलब वो मूक थे बिल्कुल, वो बोल नहीं सकते थे और उनकी वाइफ भी बोल नहीं सकती थी। वो शायद जया भादुरी उनकी वाइफ थी, संजीव कुमार थे। और उसके अंदर जो है जो उनके जो बेटे का रोल किया था वो तो मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे वो। और पूरी फिल्म में वो बिल्कुल मूक होते हैं, बोल नहीं सकते हैं और उनको ये डर होता है उनका बच्चा भी मूक ना हो। एक उनके बच्चे की डेथ भी होती है, वो बिल्कुल इसी प्रकार से होती है कि उनका साला असरानी होता है। और कोशिश शायद थी, कोशिश जारी है, कोशिश थी, कोशिश ऐसा कुछ नाम था उसका। वो लास्ट में ऐसा फिल्म ख़त्म हुई थी, कोशिश जारी ऐसा होता था। तो उसके अंदर क्या होता, वो एक बच्चा उनका था, वो बाहर जो उनका जो साला था उसने उनके घर में चोरी करी, जो कि असरानी था। संजीव कुमार और उसकी वाइफ दोनों ही मतलब सुन भी नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे। तो वो सो रहे थे बच्चे को, और बच्चा बाहर निकल गया क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते। तो कोई चीज़ गिर रही है, गेट खुल रहा है, बच्चा रो रहा है, वो सुन नहीं सकते। तो बच्चा बाहर गया और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही मार्मिक दृश्य था, मतलब मेरे को तो रोना आ गया था उसमें। और बाद में फिर उनका एक और बच्चा होता है, वो भी फिर नॉर्मल होता है, फिर वो बड़ा होता है और फिर अंत में ऐसा कुछ होता है जीवन में कि लास्ट में उनकी उस बच्चे की शादी भी एक ऐसी लड़की से होती है जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती है। तो किस प्रकार से बच्चा रेस्ट करता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट में फिर वो उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सीन मुझे लगता है शायद अनुपम जी भी बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं, मुझे लगता है ये सीन वहाँ से पक्का इंस्पायर्ड होगा। ये सीन को देखते ही मेरे को उस मूवी की याद आ गई थी। और ये मूवी मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही शायद यूट्यूब पे ऐसी थी, मैंने देखी थी वो। तो एक कोइंसिडेंस रहा होगा, हो सकता है आपने भी देखी हो। तो कोशिश, शायद कोशिश होगी, मैं देखूंगा, मैं कमेंट में देख लूँगा कुछ होगा तो। ये सीन ना सच में विनोद कुमार जी ने जहाँ भी है ना वो झंडा गाड़ दिया। मतलब से एक तो ये जगदीश जी का ये काम, विनोद जी का ये काम और शेर वाला मतलब बेस्ट है। अब अगर संजय गुप्ता जी ने पूरी कॉमिक्स विनोद कुमार जी से इंक करवाई है तो खैर समझ लो कि फिर वो नंबर 1 रहेगी, फिर कोई डाउट ही नहीं है। मतलब 250 रुपये की मान लो ये है संजय गुप्ता जी की, मैं 300 रुपये की सुन रहा हूँ, पर उससे तो एक्सटेंड ही फ्री मिलता है, इससे तो कुछ फ्री नहीं मिलेगा और उससे नया कवर मिलता है। तो ये तो आपको आर्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो डेफिनेटली अगर वो सारी विनोद कुमार जी ने की तो बेटर रहेगी। तो इसमें ऐसा कुछ है, ये बच्चे को बचाता है नागराज, इस प्रकार से क्या सीन है यार। मतलब ये सीन है ना वहाँ पे रुला देता था मेरे को उस फिल्म में। पर ये सीन काश होता, या हो सकता है अनुपम जी ने कभी बचपन में ये जवानी में फिल्म देखी होगी, उनके मन में आया होगा जब वो कॉमिक्स होंगी कि नागराज होता तो बचा लेता मे भी। तो खैर नागराज बचाया। और ये ना सबसे घटिया मेरे को चीज़ लगी, ये जो हुआ ना सब कुछ, ये नागराज के बाद फ्यूलो विनो में जो स्नेक आई वगैरह बनाया, नागराज शाह बनाए ना, ये कचरा हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको एक मेरी थ्योरी बताता हूँ हुआ क्या है। जब से खजाना सीरीज आई ना 1986 से लेके 2006 तक या 2016 तक 18 तक, राज कॉमिक्स वालों ने मूवी वगैरह बनाने की ट्राई करी है। कुछ अनुराग कश्यप जी वगैरह से भी बात हुई थी लोगों के बारे में। तो इन्होंने सारी चीज़ों को समझा, इन्होंने कॉपीराइट को समझा, इन्होंने मूवीज़ को समझा, इन्होंने स्टोरी को समझा। तब इनको समझ में आया कि ये जो राज नागराज वाला चक्कर है, जैसे स्पाइडरमैन पीटर पार्कर वाला या सुपरमैन क्लार्क, तो इसमें तो कॉपीराइट का भी कुछ हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि मोनोटोनी हो सकती है, कोई भी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे या उनको लगेगा सब कुछ जाना बचाना है। उस लिहाज से ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्लासिक नागराज वाला। और यही सबसे बड़ा विवाद है जब भी हम अनुपम सिन्हा जी फैंस की बात करते हैं, या उनके जो हेटर्स होते हैं, या क्लासिक नागराज फैंस हैं, या विश्व जो भी है ना, ये क्लासिक वर्सेज विश्व रक्षक, ये सारे विवाद की जड़ ये चीज़ है, मतलब कि वो रेजम्बलेंस। तो इन्होंने सोचा होगा कि शांतिपूर्वक इसको तो कर दो आप एंड, और सारा फोकस करो क्लासिक नागराज पे, आतंकता नागराज पे और क्लासिक नागराज पे, और फिर बाद में उसको आप मार्केटेबल बनाओ, उसको सेलेबल बनाओ, चाहे वेब सीरीज़ के लिए, चाहे एनिमेटेड सीरीज़ के लिए, चाहे मूवीज़ के लिए। मेरे हिसाब से ये राज कॉमिक्स की 2018 में सोच रही होगी, और इनके भाइयों में आपस में कुछ विवाद भी रहे होंगे। और जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि शायद मनोज गुप्ता जी का वही क्लासिक वाला भी रहा होगा, जैसे राज कॉमिक्स का एक पुराना चल रहा है कि भाई चलने दो इसको, ये अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है मनोज गुप्ता जी का जो भी होता है। और संजय गुप्ता जी का थोड़ा यूनिक क्रिएटिव, वो भी मुझे पसंद है। तो आई थिंक ये विभाजन अच्छा ही हुआ है, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। तो खैर अब अपने अपने हिसाब से सब चल रहे हैं। संजय गुप्ता जी को नरक आतंककर्ता पे फोकस करना था, वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मनोज गुप्ता जी विशेष अच्छा काम कर रहे हैं। इसी से हमको सर्वसत्र सीरीज भी देखने को मिली है और बहुत समानता है। मैं इसके बारे में अभी इतना काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बहुत सारी बातें करी इसमें, पर इन दोनों में काफ़ी समानताएँ हैं। बच्चे से कनेक्शन हो जाता है नागराज का, और उसके बाद में जो है ये इसी पे मेरे को उससे आ गया था। ये अच्छा, ये भी काम इसलिए क्या कहा, जब इस चीज़ को संभालने की कोशिश की ना 2010 में राज कॉमिक्स में, ये अवशेष वाली जो सीरीज़ थी या विनोम वाली जो सीरीज़ थी, तो उन्होंने क्या करा, राज नागराज से हटा दिया और इनको एक जो सिक्योरिटी जो प्रदान करते हैं ना, जैसे कैसे जेम्स बॉन्ड वगैरह होते हैं एक टीम होती है रो वगैरह, या आंखें एक 2 सीरियल आता था,
सूट वूट पहने हुए लोग, जासूस वगैरह। तो नागराज, नागू और सोडांगी, वैसा कुछ है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, वो नागू नागराज बना हुआ है, ड्यूल रोल प्ले कर रहा है, वो तू मैं कॉमेडी सेम आपको सर्पसत्र पे देखने को, मतलब सर्पसत्र और शीलभंग बहुत चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा हाँ आप वही पढ़ रहे हो। और ये बात इनके सच भी है दावा कि हाँ शीलभंग खत्म होगी, सर्पसत्र शुरू होगी मनोज गुप्ता जी के यूनिवर्स में। ठीक है, ये एक बात। तो इसमें ऐसा होता है कि ये सब चल रहा है, नागराज है नहीं, वो नहीं है, फिर नागराज ढूंढने कुछ बच्चे आते हैं, और ये बच्ची मुझे वही बच्ची लगी, शायद ये बड़ी हो गई होगी क्योंकि इसमें 12 साल पहले की कहानी है और ये लड़की 12-13 साल की ही लग रही है। ठीक है, तो वो लड़की उसको ढूंढने जाती है नागराज को, नागराज के पास पहुँचती है और नागराज एक अजीब सी ज़िंदगी जी रहा है। इसको देख करके आपको लोगन फिल्म की याद आ जाएगी, जो आपने दिलीप सिंह का कवर देखा था, उस पर लोगन बात करती थी कि लोगन फिल्म की याद आ जाएगी। नागराज खुद को काफ़ी तकलीफ पहुँचा रहा है, अब वो पावरफुल ज़िंदगी नहीं दे रहा है, अकेले ज़िंदगी जी रहा है और खुद को कमज़ोर बना रहा है। उसका बताया कि कैसे जहर, खुद का ही जहर पी के वो अपने आप को कमज़ोर बना रहा है, वो सीन भी इसमें दिखा रखा है। और बातों बातों में उसको पुरानी बातें याद आती हैं। मतलब इसके अंदर एक तो ये सीन है जो स्टोरी में भी है नहीं, उसके ये भी सब इमेजिनेशन चलता है। फिर वो बैक स्टोरी बताइए, फिर वर्तमान में नागराज की स्टोरी बताइए। हाँ, लोगन जैसा भी आपको फील आएगा इसमें। और उसके बाद अब नागराज को पुरानी बातें याद आती हैं कि जब वो बच्ची मिली तो उसके बाद क्या हुआ था, किस तरीके से नागराज को पाला। नागराज ने पिंड छोड़ने की कोशिश की, कई बहुत बेहतरीन पेरेंट्स ढूंढे, जैसे अनाथ आश्रम वगैरह में, तो उनको दिया, लेकिन वो नहीं बैठ पाया, नागराज को ही पढ़ना पड़ा, तो एक कनेक्शन बन गया था। और यहाँ पे दिखा रखा सुपर हीरो ज़िंदगी में क्या होता है, तो एक अच्छा मानवीय टच है, हम पेरेंट्स समझ पाएंगे इसको क्या चीज़ होती है। और बहुत मतलब मेरे को तो खैर अच्छी लगी स्टोरी, बड़ी है। और कुछ हो रहा है, मतलब कुछ सब चीज़ें बंद हो जाएँ, कॉमिक्स आना ही बंद हो जाती है, उससे अच्छा था तो भले आपस में भाई भाई अलग अलग अपना कर रहे हैं बिजनेस वगैरह वो। और इस चीज़ को देखो यहाँ पे विसर्पी वगैरह का जो नागदीप का जो कनेक्शन होता है हमेशा, कि नागदीप पे कुछ मुसीबत आ गई है और नागराज को नहीं, अब विसर्पी खुद से डील करेगी, ये सीन आपको त्रिफना की भी याद दिलाएगा और अगेन सर्पसत्र में। तो इसमें लगभग एक थीम ऐसा लग रहा है, एक ही इस फिल्म को आप दोबारा देख रहे हो, जैसे कि राज रीबूट है, राज 2, ये फिल्में जो आती हैं, फ्रेंचाइजीज जो फिल्में होती हैं, तो उनमें एक टेस्ट फ्लेवर एक जैसा होता है। स्पाइडरमैन 1, 2, 3 में भी आप देखोगे तो एक आपको सीन देखने को मिलेगा कि हाँ पीटर पार्कर है, वो दुखी होगा, वो रोएगा, वो पिटेगा, ऐसी कोई सीन आएगा, फिर ऐसा कोई एक बैलेंस अप्रोच होता है। तो ये हाँ, सर्पसत्र और शीलभंग आपको बिल्कुल एक जैसी लगी थी। अगर आप सर्पसत्र आपको पसंद आई थी तो शीलभंग भी पसंद आई थी, सर्पसत्र आपको पसंद नहीं आई थी तो शीलभंग भी पसंद नहीं आएगी। सर्पसत्र में भी कुछ जगह पर विनोद कुमार जी की इंकिंग थी, कुछ जगह पर नहीं थी, सेम ऐसा इसमें, और जो विनोद जी की इंकिंग थी मुझे पसंद आई थी। ठीक है, हाँ एक बात है कि दोनों ही 48 पेजेस की थी, और इसमें 200 रुपीज़ प्राइस शुरू करी थी उन्होंने 199, इसमें 249, 50 रुपये बढ़ा दिए गए। पर ठीक है, कोई नहीं, 2 साल हो चुके इस बात को। तो इसी बातों के साथ में अपना ये काफ़ी बड़ा रिव्यू हो गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, मुझे करनी थी इसलिए मैंने की। और संग्रह संस्करण मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, बिल्कुल वही बस हार्ड बाउंड है, मैट फिनिश है, कोई स्पॉटी भी नहीं है, 150 रुपये ज़्यादा है MRP के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से लिखा है स्पेशल कलेक्टर एडिशन, अब इन्होंने चेंज कर दिया, नहीं अब तक हमेशा स्पेशल कलेक्टर एडिशन ऐसे लिखा हुआ था। और जैसी येलो जो भी एक नॉर्मल एक जो जनरल कलेक्टर एडिशन होता है उसमें पीले रंग का अस्तर होता है और कॉमिक्स आपकी होती है, और बिल्कुल पैक अवे है, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि यार पेपर बैग मेरे को ना इंक गैलरी नहीं मिलेगी, नहीं ये नहीं मिलेगा, सब कुछ वैसा ही मिलेगा, एज इट इज़ है, आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा और काफ़ी आपको सहायता मिली होगी इसके बारे में समझने में। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।